हेलो क्लास 12th बच्चों, कल हम लोगों ने जो हमारा लेसन चल रहा था सामाजिक आंदोलन, उसमें हम लोगों ने पर्यावरण को बचाने के उपाय इसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने वर्ग आधारित आंदोलन, इसमें हम लोगों ने किसान आंदोलन इसके बारे में पढ़ा था कि किसान आंदोलन के क्या कारण हैं। तो उसमें आप लोगों को कुछ पॉइंट के अंतर्गत बताया गया था और लास्ट में ये बताया गया कि भारत में लंबे समय से ये कृषक आंदोलन जो है यह बराबर होते आ रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्व होने वाले कृषक आंदोलन जो थे उसमें उसके मुख्य कारण जो थे भूस्वामियों की जातियां शोषण, और स्वतंत्र भारत में भी निरंतर आंदोलन होते रहे हैं। और उन आंदोलनों का कारण था कि सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न कराना तथा कृषि उत्पादन का उचित मूल्य न मिलना। और अब हमारा जो है आज का हमारा टॉपिक है मुख्य किसान आंदोलन। मुख्य किसान आंदोलन जो है ये बहुत पुराना आंदोलन है। इसके लिए इतिहास में भी इस आंदोलनों की चर्चा हुई है। और ये जो मुख्य आंदोलन है इसके कुछ मुख्य तिथियां हैं, उनको बता दें कि कब ये आंदोलन हुए हैं। पहला जो है सन 1859 से 1862, यह आंदोलन जो है यह किसान विद्रोह आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध था। 1859 से 1862 तक का जो ये किसान आंदोलन था यह नील की खेती के विरुद्ध था। और इसका आप लोगों को इतिहास में भी इसके बारे में बताया गया है। तो पहला आंदोलन हो गया 1859 से 62 तक, किसान जो थे इन्होंने नील की खेती के विरुद्ध किया था। और दूसरा है सन 1857 का दक्खन विद्रोह साहूकारों के विरुद्ध में था। इसमें जो है यही आंदोलन 1857 वाला जो आंदोलन था यही आंदोलन, तीसरा इसका पॉइंट है सन 1928 में सूरत में लगान विरोधी अभियान के लिए यह देशव्यापी आंदोलन था। और चौथा है 1917 और 18 में यह आंदोलन हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और इस आंदोलन में भी यह आंदोलन भी नील की खेती के विरुद्ध ही था। फिर पांचवा था सन 1920 का आंदोलन। यह आंदोलन जो था ब्रिटिश सरकार की वन नीति के विरुद्ध किया गया था। तो ये 5 पॉइंट थे। पहला आंदोलन 1859 से 62 में नील की खेती के लिए किया था किसानों ने। और दूसरा 1857 का दक्खन साहूकारों के विरुद्ध था ये आंदोलन। और यही आंदोलन जो 1857 वाला ही आंदोलन जो था वह 1928 में सूरत में लगान विरोध के उसमें हुआ था। और यह पूरे देशव्यापी इसमें जो थे सम्मिलित थे। फिर चौथा था 1917 से 18 में चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। यह भी नील की खेती के विरुद्ध था।
फिर पाँचवा 1920 का आंदोलन जो था वह ब्रिटिश सरकार की वन नीति के विरुद्ध था। फिर सन 1920 का जो आंदोलन था ब्रिटिश सरकार की वन नीति के विरुद्ध, वही आंदोलन 1940 में जो है किसान संगठन जो बना करके इन्होंने फिर इस आंदोलन को किया था। और यह बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा जो थी बनाई गई थी, वह 1929 तथा 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा के नाम से जानी जाती है और उस समय इसका बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था। तो इन संगठनों के जो आंदोलन के मुद्दे थे वह किसानों, कामगारों और सभी वर्गों के आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए किए गए थे। तो ये जो किसान आंदोलन ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, इसमें मुख्य जो हैं 2 किसान आंदोलन इसमें सक्रिय थे। इसमें 2 तरह के जो थे वह किसान सक्रिय थे। पहले किसान वो थे कि जो विभागा आंदोलन 1946-47 में उन्होंने किया था, और दूसरे किसान थे तेलंगाना आंदोलन में जो 1946-47 में ही विभागा आंदोलन बंगाल तथा उत्तरी बिहार की पट्टेदारी से संबंधित था। तो इस व्यवस्था में किसानों को जो उपज के लिए 2/3 हिस्सा देना पड़ता था, तो इन्होंने पहले क्या किया, आधा हिस्सा देने का प्रचलन किया। फिर उसके बाद आंदोलन का जब आयोजन किया गया तो उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने इनका पूरा समर्थन किया। और इनमें जो तेलंगाना जो दूसरा आंदोलन था, तेलंगाना वाले लोग जो थे उन्होंने हैदराबाद को सामंती दशाओं के विरुद्ध किया था। तो ये किसान आंदोलन के जो मुद्दे स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हुए थे, वह भूमि सुधार के उपायों के लिए, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए, भूमि कर को कम करने के लिए उसको समाप्त किया जाए, और स्वतंत्रता प्राप्ति के उसमें नक्सली आंदोलन थे, जैसे नए किसानों का आंदोलन उसमें हुआ। नक्सली आंदोलन जो है यह उग्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो किसान आंदोलन जो थे इसके कुछ मुद्दे इस तरह के थे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भूमि सुधार के उपायों, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन तथा भूमि कर के कम करने के लिए समाप्त हुए। लेकिन जो ये नक्सली आंदोलन थे यह जब उग्र रूप लेते थे तो इसमें नए किसानों का जो आंदोलन होता था, जो पंजाब, तमिलनाडु में हुआ सन 1970 के दशक में, तो यह आंदोलन क्षेत्रीय आधार पर संगठित हुए और ये दल रहित थे, इसका कोई दल नहीं था। तो इन आंदोलनों की मुख्य विशेषता क्या थी कि ये मूल रूप से राज विरोधी तथा नगर विरोधी थे, और इन आंदोलनों में जो प्राथमिक मुद्दे थे वो आंदोलन भी जब उनके अंदर उग्रता आती थी तो वह सड़कें रेल मार्ग को रोकना, राजनीतिक नेताओं तथा प्रशासकों को गांवों में प्रवेश न करने देना, नारे लगाना, ये जो हैं आंदोलन का नया आयाम था। अब इसमें जो है जो कृषक आंदोलन था
और जो नए किसान आंदोलन, इनमें क्या अंतर था, इसको देखेंगे हम लोग कि इन आंदोलनों में क्या अंतर था। तो जो कृषक आंदोलन था वह औपनिवेश काल के शुरुआती दिनों में प्रारंभ हुआ था और इसमें केसी अलेक्जेंडर जो थे उनके अनुसार भारत में कृषक आंदोलन मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर आधारित माना गया। तो उसका परिणाम जो था किसानों के लिए नुकसानदायक तथा हरित क्रांति का लाभ उनको नहीं मिल पाया। फिर मूर एवं अलेक्जेंडर के जो विचार थे तो उन्होंने कहा, कैथलीन का विचार, कि भारत में जो कृषक आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है, तो लंबा इतिहास रहा है तो गफ ने क्या कहा कि अधिकांश कृषक जो हैं वो आंदोलन भूमिपतियों, नौकरशाही, साहूकारों, पुलिस व सेना द्वारा कृषकों के शोषण के परिणाम स्वरूप उभरते रहे और भारत में आंदोलनों में बंगाल जो है वह कृषक आंदोलन और पटना में भी कृषक आंदोलन, महाराष्ट्र और गुजरात में भी कृषक आंदोलन जो है वह हुए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है जो नव किसान आंदोलन विकसित हुए तो उसमें औपनिवेशिक काल में ये बहुत ज़्यादा प्रभावी थे और जब स्वतंत्रता के बाद जब ये परिवर्तित हो गए तो इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूमि कर का महत्व ये क्या हो गया, कम होने लगा और लोगों को देने की व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव भी आने शुरू हुए। तो इसमें जो है इन आंदोलनों में कृषक के स्थान पर जो वस्तुएं उत्पादन होती थीं, जिनका उत्पादन होता था वस्तुओं का, तो वह वस्तुएं बेचना और ख़रीदना दोनों क्या थी, बाज़ार से जुड़ी हुई थी। तो इस आंदोलन की मौलिक विचारधारा जो थी वह मजबूत हो गई और मांगों के केंद्र में इनके मुद्दे जो हैं नए तरीके इन्होंने अपनाने शुरू कर दिए। तो अब इसमें हमारा एक आया था नक्सली आंदोलन। नक्सली आंदोलन जो है इसके बारे में आपको होता है कि नक्सली आंदोलन क्या है। तो नक्सली आंदोलन जो है यह नक्सलवाद अनौपचारिक नाम है और जो आतंकवादी एवं हिंसक समूहों के लिए प्रयोग किया जाता है। नक्सल शब्द जो है वह आतंकवादी एवं हिंसक समूहों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका उद्भव भारत में चीन सोवियत विचारधारा के विभाजन के परिणाम से हुआ था। तो ये जो नक्सलवादी माओवाद के समर्थक जो थे उनका यह विश्वास था कि क्रांति बंदूक की नली से होती है। जो क्रांति है वो बंदूक की नली से होती है। तो पश्चिम बंगाल में यह आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। फिर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम ओडिशा, महाराष्ट्र, ये सब जो हैं इसके कारण बने और इसमें जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वह नक्सलवादी गुट जो है यह भारत सरकार द्वारा आतंकवादी समूह जो है ये इनको माना जाने लगा। तो नक्सलवाद शब्द जो है यह पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से गांव
नक्सलबारी से बना हुआ है, जहाँ चारू मजदूरदार कानून जो है सन्याल के नेतृत्व में, उसके नेतृत्व में जो है सन 1967 में हिंसक संघर्ष हुआ। और जितने भी ये नक्सलवादी समूह जो थे, ये अपना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है MLA के माने जाते थे। तो नक्सलवादी आंदोलन के जो गुटों में ये विभाजित हुए, तो सन 1980 में यह देखा गया कि ऐसे लगभग 30 समूह हैं, जिनके सदस्य 30,000 के लगभग हैं। और इनमें जो है कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी लोगों ने हिस्सा लिया है। तो नक्सलवादी जो ग्रुप हैं, वह गतिविधियों में विश्वास रखते हैं। देश के कम विकसित क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को संकेंद्रित करते हैं और अपने को भारत के सर्वाधिक शोषित लोग मानते हैं, जिनको न तो विकास का कोई लाभ मिला और न ही चुनावी प्रक्रिया में कोई लेना देना इनका होता था। तो इसमें जो है, इस ग्रुप में नक्सलवादी में अधिकांश स्तर जो थे वह आदिवासी, दलित, गरीब, निर्धन, भूमिहीन, श्रमिक, ये लोग इसमें सम्मिलित थे। और वर्तमान में ये देखा जाए कि इसका स्वरूप जो है वह ऐसा हो गया है कि भारत को भूखमरी और वंचना से स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए अमीर भूस्वामियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों के विरुद्ध जो है होता है। और वर्तमान में क्या है, यह व्यवस्था जो है बदल गई है। इसमें अब क्या है, पुलिस के जवान, राजनेता, ये इनके निशाने पर अब आते हैं। सन 1960, 1960 एवं 1970 के दशक में जो नक्सली आंदोलन जो बहुत ज़्यादा तीव्र हुआ, उसका आधार जो था धीरे धीरे तीव्र आधार इसका क्या था, वो कम हो जा रहा था, क्योंकि इसमें पुरुष और महिलाएं हथियारबंद नक्सलवादी थे। कहीं भी अपनी कार्यवाही को अंजाम देने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते थे। पुरुष भी इसमें शामिल थे और महिलाएं भी शामिल थी। तो नक्सलवादी आंदोलन का सभी राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया गया। तो इसमें सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वह कांग्रेस की केंद्र सरकार के सहयोग से पश्चिमी बंगाल में इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए उसने कदम उठाए। और आज क्या है कि नक्सली आंदोलन का जो परिणाम है, वह अपनी निजी सुरक्षा जो है उन्होंने तैनात की। नक्सलवादी आंदोलन केवल पुलिस बल के लिए चुनौती नहीं था, यह राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी था। और नक्सलियों की जो बातचीत के माध्यम थे, वो भारत की मुख्य धारा से जोड़ा जाना आवश्यक हो गया। तो ये तो आप थे नक्सलवादी। और अब जो है ये कृषक आंदोलन था, और अब ये हमारा दूसरा है कामगारों का आंदोलन। कामगारों के आंदोलन से मतलब ये हुआ है कि उत्पादन के क्षेत्र से
जुड़े श्रमिक मजदूर जो हैं वो कामगारों या श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले आंदोलन को कामगारों के आंदोलन जो है इसको कहा जाता है। तो भारत में कामगारों के आंदोलन औपनिवेशिक काल से ही प्रारंभ हो गए थे और आज तक चल रहे हैं। भारत में जो उद्योग थे, कारखाने की स्थापना हुई औपनिवेश काल में सन 1860 के दशक में, तो इसी काल में औद्योगिक उत्पादन औपनिवेशिक काल में सन 1960 के दशक में हुआ और इस काल में औद्योगिक उत्पादन औपनिवेशिक शासन के हाथ में था। तो उसकी जो नीति थी, उसकी नीति के अनुसार औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन भारत में किया जाता था तथा उससे उपयोगी उत्पादन इंग्लैंड के औद्योगिक संसाधनों में होता था। और जब माल भारत तथा अन्य उपनिवेशों में बिकता था तो कच्चे माल के उत्पादन के कारखाने बंदरगाहों वाले नगरों में ही स्थापित किए गए थे। क्यों? उस काल में कारखानों में काम करने वाले श्रमिक जो थे उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कम वेतन पर वो कार्य कर रहे थे, तो इससे जो संबंधित नियम थे वह निर्धारित नहीं किए गए थे। अब इसमें क्या है, अब अगला इसमें है कि औपनिवेशिक काल में कामगारों के आंदोलन। औपनिवेशिक काल में कामगारों के आंदोलन जो थे इनका कुछ पॉइंटों के आधार पर इनको चर्चा की जाएगी। तो औपनिवेशिक काल में जो कामगारी संघ थे ये बने, तो उसमें श्रमिकों द्वारा कारखाना के जो मालिक का विरोध ये लोग करने लगे। तो इसमें क्या मुख्य जो कामगारी आंदोलन या विरोध प्रदर्शनी करते थे उसमें इनकी क्या मांगें रहती थीं, ये कब प्रारंभ हुआ? ये सबसे पहले सन 1917 में बम्बई की कपड़ा मिलों में लगातार हड़तालें हो रही थीं। जब उसमें लगातार हड़तालें हो रही थीं तो सितंबर अक्टूबर में 1917 में ऐसी 30 हड़तालें हुई। क्योंकि अगर एक ही बिंदु को लेकर अगर किसी व्यक्ति ने हड़ताल किया है तो जितने भी लोग उससे संबंधित होते हैं वो सब हड़तालें प्रारंभ कर देते हैं। फिर दूसरा है, फिर उसी समय कलकत्ता के पट्टनसन कामगारों में, मद्रास के बंकिमचम तथा कर्नाटक में बिन्नी की मिल के कामगारों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर काम को रोक दिया कि हमारे जो है हमारा वेतन बढ़ाया जाए। और जब उन लोगों ने रोका तो इसी तरह अहमदाबाद की कपड़ा मिल के मज़दूरों ने भी यही किया कि 50% जो है उन्होंने भी अपने वेतन को बढ़ाने की मांग की। फिर तीसरा है इसमें अप्रैल 1918 में बीपी वाडिया ने क्या किया? मजदूर संघ की स्थापना की। अप्रैल 1918 में बीपी वाडिया ने मजदूर संघ की स्थापना की और वाडिया ने सामाजिक कार्यकर्ता, ये वाडिया जो थे यह भी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता भी थे और उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी के ये सदस्य भी थे। फिर चौथा है कि इसी वर्ष
मतलब 1918 में ही महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1918 में ही टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। और अब है हमारा पांचवा, सन 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AIETC एक्ट की स्थापना हुई। और यह जो है बृहद आधारों में, विचारधाराओं में इसका संगठन किया गया। तो एक्ट की स्थापना में औपनिवेशिक सरकार जो थी वह कामगारों के हित के प्रति कुछ समझने का प्रयास करने लगी, लेकिन उन्होंने कुछ रियायतें देकर विरोध को कम करने का उपाय भी किया। फिर आपका सन 1922 में सरकार ने चौथा कारखाना अधिनियम पारित किया। 1922 में सरकार ने चौथा कारखाना अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम में अंतर्गत ये कहा गया कि श्रमिकों के कार्य घंटे जो हैं वो क्या किए जाएं, कम किए जाएं और उनसे कुछ रियायतों को, घंटे जो हैं उनके कम किए जाएं और श्रमिकों को 10 घंटे काम करने का नियम का पालन करना पड़ता था। उन्होंने 10 घंटे काम का नियम बना दिया। ये 1922 में हुआ। फिर छठवां हमारा है कि सन 1926 में जो मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, तो इस अधिनियम में क्या कि श्रमिक संघों के पंजीकरण का प्रावधान हुआ और कुछ नियम भी इसमें निर्धारित किए गए थे। अब लगभग जो है ये देखा जाए तो 200 श्रमिक संघ एक्ट से ये संबंधित हैं और संघों से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं उनकी भी संख्या 2,50,000 से ऊपर ही होगी। तो ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों में के दौरान साम्यवादियों में एक्ट पर अपना नियंत्रण कर लिया और मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक और संघ बनाया और उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये 1947 में बनी भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ये तो हो गया था हमारा औपनिवेश काल में कारखानों के आंदोलन कि कैसे कैसे और किस किस सन में ये आंदोलन किए गए हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक हमारा है स्वतंत्र भारत में कामगारों के आंदोलन। तो जब भारत स्वतंत्र हो गया और कामगारों ने अनेक संघ इसमें गठित हो गए, तो सन 1960 के दशक में जो क्षेत्रीय दल गठित हुए थे उनमें श्रमिक संघ भी गठित होने लगे और यही जो है आगे चल के 1966 और 67 में इनके साथ जो है ये लोग, तो उनके साथ जब ये लोग जुड़ गए तो रोजगारों में जो है वो क्या हो गई, कमी आनी शुरू हो गई और आपस में व्यापक रूप से लोग असंतुष्ट हुए। तो फिर 1974 में रेल कर्मचारियों ने बहुत बड़ी एक हड़ताल की थी। 1974 में 74 में रेल कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ी हड़ताल की
और उससे क्या हुआ कि जो शासन और श्रमिक संघ के बीच प्रतिरोध की भावना जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी और 1975 से 77 में आपातकाल की स्थिति लागू हो गई। जब आपातकाल की स्थिति लागू हो गई तो इस बीच में श्रमिक संघों की गतिविधियों में रोक लगा दी गई। तो कुछ समय बाद यह रोक क्या की गया, जब रोक लगाई गई तो फिर कुछ समय बाद उन्होंने इस रोक को हटा भी दिया। जब इस रोक को हटा भी दिया तो जो वर्तमान में फिर भूमंडलीकरण के दौर में जो श्रमिक जो थे उनकी भिन्न समस्याएं सामने आने लगीं। उन समस्याओं से हटकर के दूसरी समस्याएं सामने आनी प्रारंभ हो गई और सभी श्रमिक जो है वह अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब इन्होंने ये सब किया तो इससे भी इनका कोई हल नहीं निकला, समस्या का समाधान इनका नहीं हो पाया। तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो मज़दूर लोग थे ये एक महीने में कुछ न कुछ जो है हड़ताल करना प्रारंभ करते थे। कहीं पर ये लोग फैक्ट्रियां बंद होने के लिए कहते थे, कहीं तालाबंदी कर देते थे, कहीं पे जो है मज़दूर ये सब पेपर में, अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में, इन सब जगहों पे ये लोग जो है समाचार पत्रों में निकालना शुरू कर देते थे। तो इसमें क्या होता था, कभी कभी मालिक जो होता था वह इस तरह के कदम उठाता था कि बहुत से मज़दूर जो होते थे उनको नौकरियों से निकाल भी दिया जाता था, रोज़गार नहीं मिल पाता था और उनको अनेक प्रकार की परेशानियां होती थीं। उनके साथ कोई उनकी सुरक्षा के लिए नहीं तैयार, सुरक्षा के लिए कोई उनको नहीं मिलता था। तो जब इस तरह का ये सब होने लगा है तो इससे मज़दूर जो हैं तब भी उन लोगों में कोई भी लाभ उनको नहीं मिल पाया। तो ये हमारा था मज़दूरों से संबंधित। और अब हमारा है अगला टॉपिक है जाति आधारित आंदोलन। ये भी आंदोलन का एक प्रकार है, जाति आधारित आंदोलन। और जाति आधारित आंदोलन जो है यह जाति व्यवस्था से संबंधित है। इसकी सामाजिक संरचना जो है उसमें यह समस्याएं अक्सर उठती थीं कि किसी वर्ग या जाति में जात की उपेक्षा या तिरस्कार जो होता था उसे उन अधिकारों से वंचित रखा जाता था। ये आप लोगों ने देखा है कि पहले जो हैं 4 जातियां हमारी बनाई गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्रों को किसी भी तरह का कोई लाभ जो है नहीं दिया जाता था, उनको कोई अधिकार नहीं था। तो ये जो आंदोलन जो थे, जाति आधारित आंदोलन जो थे, ये इसी प्रकार के आंदोलन थे। तो समाज के जो ऐसे वर्ग थे, इसमें 2 तरह के वर्ग थे। इस जाति आंदोलन में 2 तरह के वर्ग थे। एक था दलित आंदोलन और दूसरा था पिछड़े वर्ग, दलित आंदोलन और पिछड़े वर्ग का। तो इन जाति आधारित आंदोलन जो थे उसमें दलित वर्ग और पिछड़ा। तो अब हम लोग इसमें पहले चर्चा करेंगे दलित आंदोलन का, कि दलित आंदोलन जो है यह किस प्रकार का था।
तो दलित आंदोलन जो है भारत में जाति प्रधान समस्या में समाज का एक वर्ग जो है दलित या दलित वर्ग कहा जाता था। तो इस वर्ग ने जो आंदोलन किया है उस आंदोलन को दलित आंदोलन कहा जाता था। ये जो है इसका प्रयोग जो है मराठी, हिंदी, गुजराती तथा और भी कई भाषाओं में इसका प्रयोग गरीब तथा उत्पीड़ित लोगों के लिए किया गया है। लेकिन इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1970 के दशक में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने नव बौद्ध आंदोलन के संदर्भ में किया था। तो ये दलित वर्ग जो था, यह वर्ग जिस समाज के जैसे उच्च वर्ग के लोग जो थे उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, और इसे जो है उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। और दलित द्वारा जब यह आंदोलन किया गया तो इसकी कुछ विशेषताएं थी। यह आंदोलन केवल आर्थिक शोषण अथवा राजनीतिक दबाव तक नहीं सीमित था। ये आंदोलन समाज में एक मानव के रूप में पहचान करने का संघर्ष के लिए था। तो इस आंदोलनों को आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्णय का स्थान पाने के संघर्ष में देखा गया, और यह आंदोलन समाज के अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने के लिए किया जाने वाला संघर्ष था। जिससे इस संघर्ष को स्पर्श के लिए संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है, स्पर्श संघर्ष भी कहा गया है इसे। तो दलित आंदोलन जो था वो समानता, आत्मसम्मान तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए किया गया था। और वर्तमान में जो दलित आंदोलन था यह पूरी तरह से क्या हो गया, स्थापित हुआ। सभी लोग इसमें आगे मिले हैं, दलित जितने भी थे, लेकिन किसी भी रूप में इनकी उपेक्षा नहीं की गई। और अब इनकी मात्रा जो है दलित साहित्य भी उपलब्ध हो गया है। दलित साहित्य के जो पारस्परिक वर्ण व्यवस्था की घोर निंदा की गई, लेकिन पूरा दलित साहित्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रांति के लिए प्रेरित करने वाला था। और ये दलित वर्ग सम्मान तथा पहचान के लिए सांस्कृतिक संघर्ष पर बल दिया जाता था। इनके साथ इन आंदोलनों में आर्थिक मुद्दों को भी सम्मिलित किया गया था। ये जो है दलित साहित्य जो था, इसका पता जो है दलित रचनाओं में अपनी पसंद कोई कविता जो है, इसमें दलित साहित्य जो था इसमें अनेक कविताएं जो हैं वो दलितों के ऊपर लिखी गई थी। तो दलित साहित्य जो था, इसका थोड़ा सा परिचय आप लोगों को बता दें कि दलित साहित्य क्या था। तो दलित साहित्य जो था, यह आंदोलन एक विशिष्ट चरित्र को दर्शाता है। दलित शब्द का प्रयोग जो है वह ज़्यादातर मराठी, हिंदी, गुजराती और गरीब तथा उत्पीड़ित लोगों के लिए किया गया था। लेकिन नए शब्दों में इसका सर्वप्रथम मराठी में 1970 के दशक में प्रारंभ बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने नवबौद्ध आंदोलनकारियों के संदर्भ में किया था।
जिसका अभिप्राय उन लोगों से था जिन्हें ऊपर के लोगों द्वारा जानबूझकर तोड़ा धाराशाही किया जाता था। मध्य प्रदेश में के छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में सतनामी आंदोलन दलित आंदोलन का ही उदाहरण है। दलित आंदोलन में वर्ण व्यवस्था और जाति संस्तरण के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। तो दलित साहित्य इसी ऊंच नीच व्यवस्था का विरोध करता है जो दलितों के दमन के लिए उत्तरदायी रही है। दलित साहित्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान भी करता है, जिसमें कुछ लेखक सम्मान तथा पहचान के लिए सांस्कृतिक संघर्ष पर बल देते हैं और दलित साहित्य में दलितों के आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। इसमें सारी चीज़ें जो हैं वह दलितों से ही संबंधित है। तो ये हमारा पहला तो था दलित और दूसरा था पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आंदोलन। तो पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आंदोलन में जो है भारतीय समाज में जातिगत संस्तरण का सदैव महत्व रहा। जहाँ समाज में अनुसूचित जातियों का निर्धारण हो चुका है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान हैं और भारतीय समाज में अन्य वर्ग भी इसके अस्तित्व में हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। तो पिछड़े वर्ग की जातियां अपने हितों एवं अधिकारों के लिए प्रयास करती हैं और समाज के इसी वर्ग को औपनिवेशिक काल में स्वीकार कर लिया गया था। उन्हें अपने हितों के लिए जागरूक किया जाने लगा। औपनिवेशिक काल की नीतियों के कारण लोगों का संस्थागत जीवन में सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए अपनी जातियों के साथ जुड़कर रहना आवश्यक था। तो यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 19वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के अंत में पिछड़े वर्ग का जो अस्तित्व स्वीकार किया गया था और इसी वर्ग में पर 1872 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने 1918 में मैसूर के राजशाही राज्य में तथा 1825 में बम्बई प्रेसिडेंसी ने दिया। और यही जो इन्होंने दिया यही आगे चलकर 1920 के दशक में यह अनेक जातिगत मुद्दों का आधार बन गया। और जब ये आधार बना तो इसमें विभिन्न संगठन भी गठित हुए, जिनमें से कुछ संगठनों के बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें पहला था संयुक्त प्रोविंस में हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग, मतलब हिंदू पिछड़ा वर्ग लीग। और दूसरा ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, इसका मतलब अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग लीग। और इसके बाद जो है अनेक संगठन इसके अस्तित्व में और भी आए, जिनका सर्वेक्षण जो है सन 1954 में समाज के पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए
88 संगठन जो थे वह सक्रिय थे, और इन संगठनों के द्वारा जो किए जाने वाले संघर्ष तथा आंदोलन थे उनसे अनेक अधिकार एवं संरक्षण प्राप्त हो गए। शिक्षा तथा नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाने लगा। आज हम लोगों ने मुख्य किसान आंदोलन इसके बारे में पढ़ा। इसमें आप लोगों के जो हैं 5 पॉइंट बताए गए थे। सन 1859-62 का किसान विद्रोह नील खेती के विरुद्ध था आंदोलन। फिर दूसरा था 1857 का ढक्कन विरोध साहूकारों के विरुद्ध में था। फिर तीसरा 1928 में सूरत ज़िले में यह आंदोलन लगान विरोधी था। और चौथा 1917-18 में चंपारण सत्याग्रह में नील खेती के विरुद्ध हुआ। और पांचवा 1920 का आंदोलन ब्रिटिश सरकार की वर्ण नीति के लिए प्रारंभ हुआ था। तो ये आंदोलन, फिर उसके बाद हम लोगों ने कामगारों का आंदोलन इसको पढ़ा। तो इस आंदोलन में भी कुछ पॉइंट थे, जैसे 1917 के बम्बई में सबसे पहले कपड़ा मिलों में हड़तालें हुई, और सितंबर अक्टूबर 1917 में ऐसी 30 हड़तालें हुई। फिर दूसरा था कलकत्ता के पटसन कामगारों ने काम ठप कर दिया था। मद्रास के बंकिम संघ कर्नाटक की मिलें जो थी उनमें वेतन वृद्धि को लेकर के हुआ। और इसी प्रकार फिर अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मज़दूरों ने की थी। फिर सन 1900 अप्रैल 1918 में बीपी वाडिया ने मज़दूर संघ की स्थापना की, और इसमें जो है वाडिया ने ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, और इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी के ये सदस्य भी थे। फिर उसी में 1918 में महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। फिर 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AIETC एक्ट की स्थापना हुई। और 1922 में सरकार ने चौथा कारखाना अधिनियम पारित किया था, जिसमें 10 घंटे काम करने के लिए था। फिर 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, और 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक और संघ भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा जाति आधारित आंदोलन। तो जाति आधारित आंदोलन में 2 तरह के आंदोलन हुए, एक दलित आंदोलन और दूसरा पिछड़ी जनजातियों के आंदोलन। तो जो पिछड़ी जनजातियों के आंदोलन थे उसमें भी जो संगठन थे तो उसमें बनाए गए थे, जैसे संयुक्त प्रोविंस में हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग, हिंदू पिछड़ा वर्ग लीग। फिर दूसरा था ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग लीग। ये आप लोगों को आज इतना बता दिया गया है। और फिर अभी तक आप लोगों के एडमिशन की प्रक्रिया जो है वह नहीं चल पा रही है। आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जा कर के अपना प्रवेश ले लीजिए, और जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है
ये सारा आप लोग अपनी कॉपियों में नोट्स के रूप में लिख लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ ये नहीं कहा जा पा रहा है कि परीक्षा जो है, परीक्षा कर रहे हैं, सॉरी, आप लोगों की कॉलेज कब खुलेंगे। तो ये हम लोगों का लास्ट लेसन चल रहा है, सामाजिक आंदोलन, और इसके बाद फिर दोबारा से एक बार फिर आप लोगों को इसका रिवीजन करवा देंगे, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर इनको कर लीजिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे। अब जब आप लोगों का ये लेसन प्रारंभ करेंगे फिर से, तो उसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी बताते जाएंगे, बहुविकल्पी और निश्चित उत्तरीय, ये हम करवा देंगे और बाकी आप लोगों को दे देंगे कि आप लोग उसी के अनुसार अपना करिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही बहुत है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।